के विदेश सचिव एस जयशंकर हालांकि सार्क यात्रा के सिलसिले में पाकिस्तान जा रहे हैं, फिर भी उनके इस्लामाबाद दौरे को भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्तों की नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने पहले ही कह दिया है कि पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर ही होगा। जाहिर है कि भारत भी विदेश सचिव के इस दौरे में लश्कर तैयबा, 26/11 का मुंबई हमला और दाऊद इब्राहिम का मसला उठाएगा ही। चूंकि दोनों देशों के बीच 6 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद कूटनीतिक बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है, इसलिए भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अब पूरी दुनिया में इस बात पर बड़ी बहस चल रही है कि उनके इस दौरे से भारत और पाकिस्तान को क्या हासिल होगा। रिश्ते सुधरेंगे या फिर ये मुलाकात भी महज रस्म अदायगी बनकर रह जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों पर जमी 6 महीने पुरानी पर्व फिर से पिघलने वाली है। अगस्त में अलगाववादी नेताओं से पाकिस्तान की बात करने के बाद भारत ने बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन सार्क देशों की यात्रा के बहाने एक बार फिर भारत ने ही बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान से बातचीत का नया रास्ता बना लिया है। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर अभी सार्क देशों की यात्रा पर हैं और अगली सुबह वो पाकिस्तान भी जाएंगे, जहां वो पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी से अहम मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान भारत पाकिस्तान के कराची में दाऊद की मौजूदगी, सीमा पर पाक की नापाक हरकत और 26/11 मामले में पाकिस्तानी कोर्ट और सरकार की लेट लतीफी पर पाकिस्तान को घेर सकता है, तो वहीं पाकिस्तान भी भारत के सामने कश्मीर का राग अलाप सकता है। ऐसे में ये साफ है कि इस मुलाकात से रिश्तों में आई खटास दूर नहीं होने वाली। जानकार तो ताजा हालात को देखकर बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि इस मुलाकात से हासिल क्या होगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया रहील शरीफ ने सीमा पर न सिर्फ भारत पर युद्ध विराम तोड़ने का बेबुनियाद आरोप लगाया, बल्कि अपनी सेना को भी मुंहतोड़ जवाब देने का हुक्म सुना दिया। वहीं विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा से ऐन पहले भारत के जख्म को हरा करने वाली एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान की हुकूमत रावलपिंडी की जेल अदयाला में बंद 26/11 के मास्टरमाइंड और भारत के गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी का ख्याल किसी वीआईपी की तरह रख रही है। खुद वहां के जेलर ने लखवी को टेलीविजन, मोबाइल फोन, इंटरनेट और दिन भर में कई लोगों से मुलाकात की इजाजत दे रखी है। लखवी को लेकर लखवी को जो है पाकिस्तान की जेल में पूरी फैसिलिटी दी जा रही है। पाकिस्तान सरकार हर चीज। Our statement is already well known. The position of the government of India is already been explained earlier also. We cannot, keep on talking about same issues. It's a responsibility of the Pakistani government to ensure that the relation between two countries are maintained and the sanctity of the proof or dossier or whatever we provide, they should also take honor of that. ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि इस बातचीत से आखिर होगा क्या। भारत पाकिस्तान के बीच की ये मुलाकात कहीं रस्म अदायगी भर बनकर न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 7 महीने बाद फिर एक मौका आया है जब भारत और पाकिस्तान बातचीत की मेज पर, डेलीगेशन लेवल तो नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे विदेश सचिव वहां जा रहे हैं तो एक और मौका इसे कह सकते हैं, एक ब्रेक थ्रू कह सकते हैं। इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है, पाकिस्तान में किस तरह की बातचीत हो रही है, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ दिन न्यूज का पूरा पैनल और उनके एंकर पीजे मीर जुड़ चुके हैं। पीजे मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर साहब नमस्कार, शीतल बोल रही हूं दिल्ली से, और यहाँ कई दिन से बारिश है, लाहौर का मौसम कैसा है? हेलो जी, तस्नीम हमारे साथ हैं। हेलो, कैन यू हियर मी? मीर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। हेलो तस्नीम, अभी हम इंडिया से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ शीतल वहां मौजूद हैं। एंड जैसे कि आपको, हमारे सारे नाज़रीन को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये बातचीत शुरू हो रही है। तस्नीम, ये मुझे आप बताइए, एज स्पोक्समैन ऑफ द फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान का क्या एजेंडा रहेगा इसके ऊपर?
Hello. I think the call has been dropped, but we'll try and get back again. पीजे मीर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इंडिया मौजूद है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल आवाज आ रही है शीतल। ठीक है, बिल्कुल। आप अपने विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से जुड़ना चाह रहे थे। हम भी सोच रहे थे कि अगर वो कुछ कहेंगी तो अच्छा एक वैल्यू एडिशन होगा और बातचीत, हम डिस्कशन की शुरुआत उससे करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि दिल्ली में बारिश कई रोज से हो रही है, लाहौर का मौसम कैसा है, उसके बाद हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली में बारिश कई रोज से हो रही है, लाहौर का मौसम कैसा है, देखिए शीतल, लाहौर और दिल्ली में कोई फर्क नहीं है। यहां भी 2 दिन से बारिश हो रही है और ठीक ठाक बारिश हुई। कल तो बहुत ही तेज बारिश थी और आई एम श्योर ये सारी उसी हिमालयन रेंज के थ्रू ये बारिश आती है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। तो आई थिंक मौसम का कोई फर्क इतना नहीं है, सिर्फ एक बाउंड्री लगी हुई है। चलिए, तो बारिश ये जो हो रही है, उम्मीद करते हैं कि ये धो डालेगी उन तमाम दिक्कतों को जो दोनों देशों के बीच बातचीत में आ रही थी। अब जबकि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कल इस्लामाबाद में होंगे। पीजे मीर साहब, इससे पहले की बातचीत आगे बढ़ाए, मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ शिवशंकर मुखर्जी, एक्स डिप्लोमैट, स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। जावेद नकवी, वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हैं। RSN सिंह, ये भी विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आप अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराएं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब भारत ने ये जो चीजें रुकी हुई थी, सिलसिला रुका हुआ था, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी ये सार्क यात्रा शुरू की है। इस पर क्या नजरिया है पाकिस्तान की अवाम में, वहां की इंटेलिजेंसिया में? शीतल, सबसे पहले तो मैं मेरे पैनल के अंदर यहां अभी हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान, और ऑफ कोर्स ये एक एम्बेसडर भी रहे हैं। और इन्हीं के दौरान अगर आपको याद हो कि 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो एक एक्सप्लोजन किया था, तो ही वाज द फॉरेन सेक्रेटरी एट दैट टाइम। बड़े मजे हुए हमारे पाकिस्तान के ये सियासतदान है। अभी हमें 1 मिनट के अंदर ये ज्वाइन करेंगे। और साथ हमें ज्वाइन करेंगी तस्नीम असलम, जो कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की इस वक्त ऑफिशियल स्पोक्समैन है, ये भी स्पोक्स वुमन है रादर, ये भी हमें ज्वाइन करेंगे। और कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान में माहौल है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैंने पॉलिटिशियंस और आम आदमी से जो बात की है, बड़ा अच्छा माहौल है, इन द सेंस कि सारे ये कह रहे हैं कि देखें पाकिस्तान के जो तंग दरवाजे हैं इनको भी खोले, हिंदुस्तान के तंग दरवाजे इनको भी खोले और आगे चलें। और अभी हमारे साथ लाइन पे आ गई है पाकिस्तान की स्पोक्सवुमन मिस तस्लीम असलम, इनसे बात करते हैं। तस्लीम, आप ये बताइए कि कल दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज मिल रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान का क्या एजेंडा है और बातचीत की क्या मोडालिटीज होंगी? जी आपको याद होगा कि विजिट होना था इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी का, अगस्त में जो कैंसिल हो गया था। और ये बेसिकली हुआ था जब दोनों प्राइम मिनिस्टर मिले थे मिस्टर मोदी की इनॉग्रेशन से। और 14 फरवरी को जो प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल करके कहा कि वो अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजना चाह रहे हैं, जिसको वेलकम किया गया है। अब जब कल पहुंच रहे हैं तो बातचीत क्या होगी नेक्स्ट जब पाकिस्तान और भारत के फॉरेन सेक्रेटरी मिलते हैं तो बायलैटरल रिलेशंस में डिस्कस होंगी। और वो बताया गया है कि जो साथ बातचीत होगी। और तस्लीम, आप क्या कहेंगे कि ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है, अभी हमारी जो हिंदुस्तान से जो एंकर है इंडिया न्यूज की, उनका भी यही सवाल था कि माहौल क्या है? आई मीन ऑब्वियसली ये मीटिंग्स बड़ी होती रहती हैं, बड़ी हुई हैं, लेकिन जनरली आप ये इसका प्रीएम्बल क्या है सारी मीटिंग्स का? देखिए, हमने तो पहले अभी ऑब्वियसली मेरे माउथ से मुद्दे लेते आ रहे हैं। और पाकिस्तान की तो पॉलिसी बहुत क्लियर है कि हमें इस रीजन में पीस चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अपनी डेवलपमेंट पे फोकस कर सकें और उस रीजन के तमाम ममालिक अपनी डेवलपमेंट पे अपने लोगों पे फोकस कर सकें और रीजन में इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जैसे बाकी रीजन में दुनिया से है। तो हमारा एजेंडा तो क्लियर है और अब हमें सुनना है कि भारत की तरफ से जाना चाहिए। और मीर साहब मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ क्योंकि हम तस्लीम साहिबा की आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं।
उनकी ऑडियो यहाँ पर हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। अगर जो उनके जवाब हैं वो हमें आप बता सकें और फिर हमारा भी कुछ सवाल उनसे वो उन तक पहुंचा सके तो अच्छा होगा। तस्नीम ने बिल्कुल आपने कहा है जी कि पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी हैं वो एक पीस चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट यही करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कॉल किया और उसके बाद एक इनिशिएट हुई, एक मीटिंग हुई है, ये जो कल हो रही है। और ऑब्वियसली एक यही मैसेज है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिलेशंस हैं ये अच्छे हो, ये तकड़े हो और साथ साथ ये है कि रीजन के अंदर एक पीस आए। बिल्कुल। और अब हमें ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान साहब। शमशाद साहब, इस वक्त हमारे साथ एक एमिनेंट इंडियन पैनल है। ये बताइए कि पाकिस्तान की जो और हिंदुस्तान की जो मीटिंग है, आप क्या देखते हैं? बिकॉज आपका तो एक प्रोमिनेंट रोल रहा है फॉरेन ऑफिस में। देखिए, इस विजिट को आपको एक तनाजर में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी एक मुश्किलात का दौर गुजरा है और अभी वो मुश्किलात खत्म नहीं हुई हैं। और ख़ास तौर पर 2004 के बाद जो जितना भी वक्त गुजरा है उसमें कई वाक़यात हुए हैं और एक ख़ास तौर पर इंडिया की पॉलिसी में एक पैटर्न मौजूद रहा है और वो पैटर्न बुनियादी तौर पर यही रहा है कि पाकिस्तान को जितना भी दबाव में रखा जाए टेररिज्म के सवाल पर तो वो बेहतर होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये चीज खुली है, हकीकत है कि जब से 9/11 के बाद वो पैटर्न इस वजह से आया कि दुनिया में एक एंटी टेरर सेंटीमेंट बहुत अरूज पर रहा है और इंडिया का ख्याल था कि इस सेंटीमेंट को लेकर अगर पाकिस्तान को इतना दबाया जाए कि पाकिस्तान जो अपने इश्यूज हैं वो रिडिफाइन कर दे तो वो बेहतर होगा। ये इंडिया की पॉलिसी रही है। बहरहाल इस दौरान में कुछ वाकयात ऐसे हुए भी हैं, मुंबई का वाकयात हुआ है, उससे पहले समझौता एक्सप्रेस पर हमला हुआ और भी चंद वाकयात हुए जिनमें से चंद के बारे में यही कहा जाता है कि वो इंजीनियर किए गए थे और दूसरे शायद ना भी हों। टेररिज्म के वाकयात हैं और उन पर भी कुछ फैसले होने बाकी हैं, लेकिन खैर वो तो माजी हो गया। अब जो जयशंकर साहब का दौरा है, ये इसके बारे में पहले से सोचना कि बहुत नतायज निकल आएंगे तो मैं समझता हूं ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी। हमें ये सोचना चाहिए, देखिए इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात के बारे में जब भी कोई गुफ्तगू की जाती है तो 4 बुनियादी चीजों को जहन में रखना जरूरी होता है, रियलिटीज को। पहली रियलिटी ये है कि दोनों के एक तारीख लेगेसी है कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशंस की, यानी वो 47 से पहले से चल रही है। जो 3 जून 1947 का पार्टीशन प्लान है वो अभी तकमील नहीं हो सका। दूसरा जो है कि बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इश्यूज, वो दूसरा एक फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर है कश्मीर की जो सेंट्रलिटी है। और चौथा है ग्लोबल डायमेंशन जो हो गई है इंडिया पाकिस्तान के मसाइल की। जब से न्यूक्लियर ओवर न्यूक्लियराइजेशन हुई है साउथ एशिया की, तो अब दुनिया इस खत्ते के मसाइल अब सिर्फ जनूबी एशिया के मसाइल नहीं रहे बल्कि वो उनकी ग्लोबल ओमिनस। ठीक है मीर साहब आपके इन पैनलिस्ट ने जो अभी अपना बयान रखा है, जो उनका पक्ष है, उस पर हम अपने पैनल की भी राय यहां पर लेना चाहेंगे। जावेद साहब, ये कोई बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है और यकीनी तौर पर वो कॉशियस अप्रोच भारत की तरफ भी है। देखिए, आज की जो हेडलाइन है अखबारों में और यहीं नहीं पाकिस्तान में भी, वो है कश्मीर को लेके। कश्मीर में एक नई सरकार आई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां की ट्रेजरी बेंचेस में बैठने जा रही है और उनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, यानी जो हिंदुस्तान की रूलिंग पार्टी है वो कश्मीर की भी रूलिंग पार्टी कोएलिशन का हिस्सा है और उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 2-3 चीजें रखी गई हैं। एक तो ये कि परसू करेंगे पाकिस्तान से खैर सगाली की बातें,
اور پارٹی کوئلیشن کا حصہ ہے اور ان کے کامن منیمم پروگرام میں 2-3 چیزیں رکھی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ پرسو کریں گے پاکستان سے خیر سگالی کی باتیں, اور پردھان منتری نے جو انیشیٹوز لیے اس کو سراہا گیا پاکستان کے ساتھ رشتے ہموار کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اگر کوئی پوائنٹ آف ڈپارچر ہوا ہے اتنی دیر میں, وہ کشمیر کو لے کے مفتی محمد سعید صاحب جو وہاں کے نئے مکھیہ منتری ہیں, انہوں نے کیا کہا, اور انہوں نے بلکہ پریس کانفرنس میں یہ بھی کہہ دیا, جس کو لے کے بڑا ہنگامہ بھی ہوا ہے دلی میں کم سے کم, کہ پاکستان نے اور ملیٹنٹس نے, آرمڈ ملیٹنٹس نے اور حریت والوں نے مل کے یا الگ الگ مدد کی ہماری کہ ہم پیسفلی الیکشنز وہاں پہ کروا سکیں. یہ بیک ہینڈڈ کمپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ امپلیسٹ اس میں یہ ہے کہ پاکستان یہ ساری چیزیں کنٹرول کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان فیکٹرز کو سامنے رکھ کے مجھے لگتا ہے کہ جے شنکر جی کی وزٹ, جو فارن سیکرٹری کی وزٹ ہے, وہ کچھ درجہ اور اوپر ہے, نہ ہی کہ ایک صرف سارک ریلیٹڈ جس کو بتایا جا رہا ہے وزٹ ہے. اس میں کوئی پوائنٹ آف ڈپارچر بھی آ سکتا ہے. آرسن سنگھ صاحب, دیکھیے جو ماحول کی بات ابھی کی جا رہی ہے, تو یہاں پہ میں بہت فرینکلی میں بولوں گا ماحول کیا ہے. یہ تو سارک کے دائرے میں یہ وزٹ ہو رہا ہے, لیکن کچھ انچیریٹیبل ایسے سجیشنز یہاں پہ ہیں ہماری ڈومیسٹک کانسٹیچوئنسی میں کہ بھائی یہ سارک کا بہانہ لیا جا رہا ہے. لیکن میں ایسا نہیں مانتا ہوں کہ یہ سارک کا بہانہ لیا جا رہا ہے. مطلب ایک پاکستان سے ملنے کے لیے اتنی بڑی سرکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب آپ ایک اپنے آپ کو سارک کا ایک بہت اہم حصہ سمجھتے ہیں, ایک ریجنل پاور سمجھتے ہیں, تو آپ نے سبھی سے انگیج کرنا ہے, اور قسمت یا بدقسمتی سے پاکستان بھی اس کا حصہ ہے. تو اور کئی جتنے دیش ہیں یہاں پہ سارک میں, ان کا کچھ نہ کچھ مطلب انٹرفیس, بہت امپورٹنٹ انٹرفیس پاکستان سے بھی ہے. تو یہ ایک ماحول یہاں پہ ہے. لیکن میں کوشن تھوڑا یہی دینا چاہوں گا کہ اگر یہ کوئی ایسی واردات ہو جائے اس دوران, یا کچھ ایسا ڈیولپمنٹ ہو جائے جو کہ بالکل نیگیٹو ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک لگے گا, جو کہ یہ سرکار کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ جو فارن سیکرٹری صاحب کو میں بتا دوں کہ دیکھو ہر وزٹ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ جیو پولیٹیکل حالات میں ہوتے ہیں, اور جیو پولیٹیکل فلکس اتنا اسٹرانگ ہے ابھی وہاں پہ اس ریجن میں. آج ہی میں کچھ امریکی آفیشل سے بات کر رہا تھا, نام نہیں لوں گا, اسٹرکچرڈ ڈائلاگ تھا, تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ جو پورا ویسٹرن بارڈرز ہے پاکستان کا, کہتا ہے کہ وہ ان گورنیبل ہو گیا ہے. تو اب جب ویسٹرن بارڈرز آپ کے وہ سوچتے ہیں کہ ان گورنیبل ہو گئے, تو پتہ نہیں اب کتنے نئے ایشوز آپ ہمارے ساتھ اٹھائیں گے, اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے. تو میں میری اتنی ہی سجیشن ہوں گا, اور بہت میں ویل وشر ہوں پاکستان کا, کہ جو ان گورنیبل ایریاز ہے پہلے اس کو گورن کر لیں, پھر بہت سمے ہے نئے ایریاز کے بارے میں تب سوچئے گا. میری یہی گزارش ہے. چلیے اس بیچ میر صاحب, میرا ایک سوال آپ کے پینل سے اور آپ سے بھی ہے, کیونکہ آپ سکریہ اور ایکٹیو جرنلزم میں ہیں پاکستان میں. جو اسلام آباد سے خبریں ہمارے پاس آئی ہیں الگ الگ اخباروں اور ایجنسیوں کے حوالے سے, ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کچھ CBMs کی گھوشنا کر سکتا ہے اس میٹنگ میں, جس میں یہ ہے کہ جو 2003 کا سیز فائر اگریمنٹ ہے اس کو ریسٹور کرنے کی بات ہو, تاکہ جو ہاسٹیلٹی اس طرف سے ہو رہی ہے جو ہماری سیما پر وہ نہ ہو. اور اس کے علاوہ کہ جو انوانٹیڈ سٹیٹمنٹس جو میڈیا میں دے دی جاتی ہیں جس سے ماحول اور خراب ہوتا ہے, اس پہ روک لگے, یہ پاکستان کی رائے ہے. لیکن آپ کے NSA تو بار بار اس طرح کے بیان بھارت کے خلاف دیتے ہیں. انہوں نے حال ہی میں ابھی بھی ہمارے فارن سیکرٹری کے جانے کے اعلان کے بعد کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر, آپ کے فارن آفس نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ہم پرمکھ طور پر اٹھائیں گے. اور آپ کے NSA جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس سرکار سے, بھارت کی سرکار سے بات چیت سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کیا اس طرح کے بیانوں کو روکنے کی بھی کوئی منشا پاکستان کے اندر بن رہی ہے, جیسی کہ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں؟ دیکھیں, جو فارن آفس کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بریفلی,
कि मिस्टर जयशंकर विल होल्ड टॉक्स विद हिज पाकिस्तानी काउंटरपार्ट एजाज अहमद चौधरी, ये कल होगा. The two sides will hold discussion on all outstanding disputes, including Jammu and Kashmir. And Foreign Ministry of India has released dates of the trips after announcing the tour. और ये basically है, यही कहा है कि officials ने कि the visit, is this visit going to be successful after Prime Minister Narendra Modi's ice-breaking phone call? Will it result in the resumption of peace talks between the foreign secretaries? अब ये जो आपका सवाल है, ये हॉक्स आपकी तरफ से भी होंगे और यहां भी होंगे हॉक्स, जो कि जैसे आपने कहा कि स्टेटमेंट्स आएंगी. लेकिन द क्वेश्चन अराइजेज कि ना आपको पता है ना हमें पता है पाकिस्तानी साइड से कि ये मोडालिटीज क्या होंगी. फॉरेन सेक्रेटरी इज इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन. क्यों जी, ये पता चल जाता है कि ये बातचीत क्या होगी? नहीं पीजे, देखें आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ना मैं इस पोजीशन में हूं, ना ही हमारे दोस्त जो इंडिया में बैठे हैं आपके काउंटर पार्ट्स, वो इस पोजीशन में हैं कि वो ऐसे पॉइंट्स उठाएं जो कि कल की बातचीत में एजेंडा कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. वो एजेंडा पहले से तय है और इंडिया पाकिस्तान एजेंडा जो है उसी पर बात होगी और दोनों साइड्स को पता है, मालूम है कि किस बात पे कल डिस्कशन होगी और किस डायरेक्शन में जाएगा. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में किसी भी हवाले से एंगेजमेंट हो रही हो, चाहे वो सार्क के कवर में हो या बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में हो, इट इज ए वेलकम डेवलपमेंट और हमें उसको खुशाइंद समझना चाहिए कि हर एंगेजमेंट जो होगी उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा. लेकिन इसके साथ साथ हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में कभी भी देयर इज नो रूम और स्कोप फॉर ओवर ऑप्टिमिज्म. मैंने जिस तरह पहले अपने इब्तदाई लफ्जों में कहा, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हैं हमारे इश्यूज के दरमियान और वो इश्यूज इवेंट्स के तौर पर एड्रेस नहीं किए जा सकते. इनफैक्ट जब मैंने कॉम्पोजिट डायलॉग नेगोशिएट किया था तो यही एक बुनियादी फैक्टर था जो हमारे जहनों में था, मेरे और मेरे अपने इंडियन जो काउंटर पार्ट्स थे, कि हम इंडिया पाकिस्तान इश्यूज को एक मुलाकात में या एक इवेंट के तौर पर एड्रेस नहीं कर सकते. हमें एक प्रोसेस चलाना होगा, एक अमल चलाना होगा और बिल्कुल वो फिर हमने चलाया जो कंपोजिट डायलॉग की सूरत में. उसको नाम कुछ भी दे लीजिए. इनफैक्ट हमारी प्रेफरेंस उस वक्त उसको कुछ और टाइटल देने की थी. ठीक है मीर साहब, हमारे यहाँ ब्रेक का वक्त हो रहा है. ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके पैनल से भी बात करेंगे और साथ ही हमारे साथ शिवशंकर मुखर्जी भी मौजूद हैं. ये जो इनके फॉरेन ऑफिस ने जो टॉक्स की एक आउटलाइन की है कि हमारा ये एजेंडा इस पर मैं रिएक्शन लूंगी इनसे और बाकी पैनलिस्ट से, और पाकिस्तान भी हम जाएंगे. एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं. आप देख तो भारत के विदेश सचिव कल पाकिस्तान में होंगे. 7 महीने से बंद पड़ी बातचीत जो है, 7 महीने पहले जो टॉक्स जो भारत ने बंद किए थे क्योंकि जो पाकिस्तान के राजनयिक यहां पर मौजूद है, राजदूत दिल्ली में, वो उन्होंने हुर्रियत के नेताओं से अलग अलग मिलना शुरू कर दिया, अलगाववादी नेताओं से अलग अलग मिलना शुरू कर दिया. उसके प्रोटेस्ट के तौर पर भारत ने जो फॉरेन सेक्रेटरीज की टॉक शेड्यूल थी पिछले साल उसे बंद किया, उसे खत्म किया. उसके बाद अब भारत के विदेश सचिव कल पाकिस्तान जा रहे हैं. माना जा रहा है कि एक नया मोड़ शायद इससे मिले या ना मिले. बहुत ज्यादा उम्मीदें किसी भी पक्ष को नहीं है. ब्रेक से पहले शिवशंकर मुखर्जी साहब, जैसा हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सारे आउटस्टैंडिंग मुद्दे जिसमें कश्मीर भी शामिल है उन पर हम बातचीत करेंगे, वो मुद्दे वो मसले हम उठाएंगे. यानी पाकिस्तान की टोन जो है वो वही है, तो ज्यादा हमें उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए. देखिए, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान जी ने जो फरमाए, मैं उसी पे फोकस रखता हूं. दैट इज द कोर ऑफ द विजिट एंड द प्रेजेंट सिचुएशन. देखिए, इन्होंने जो कहा उनमें दो चीजों जो उन्होंने कही उनमें उससे मैं कहता हूं मैं पूरा सहमत हूं. नंबर 1, राजनयिक दुनिया में खासकर एक रिश्ते जो पाकिस्तान और भारतवर्ष में जो रिश्ते हमारे इंडिपेंडेंस से ही चले आ रहे हैं, जो मुश्किलें सामने हैं, उसको मिनिमाइज नहीं करना चाहिए. तो दो बातें जो उन्होंने कही. नंबर 1, किसी को ये विजिट, इसकी बैकग्राउंड तो सभी जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है. इस विजिट को चाहे ये सार्क के कंबल में लिपटा हो या डायरेक्ट हो या पाकिस्तान सेंट्रिक हो या ना हो, क्योंकि जैसे
जावेद ने बोला सारे कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जैसा भी हो इसको वेलकम करना चाहिए। ये कदम, ऐसे कदम जो हैं फ्रॉम आइदर साइड टू आइदर साइड, इसको वेलकम करना चाहिए। इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी कॉन्ट्रडिक्शन किसी से भी। दूसरा इन्होंने जो कहा, जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं, वो उन्होंने बोला था कि ऐसे विजिट के बाद हम किसी को ये ज्यादा उम्मीद ब्रेक थ्रू की नहीं कर। ये शब्द ब्रेक थ्रू का जो होता है, इसका डेंजर राजनयिक दुनिया में, जो मेरे सीनियर कॉलीग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पब्लिक ओपिनियन जो है बहुत उम्मीदें ऊपर कर लेती है और फिर जब कोई सब्सटैंशियल रिजल्ट इमीडिएटली नहीं निकलता तो उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छे डिप्लोमेटिक विजिट वही होते हैं जिसमें कोई ब्रेक थ्रू का नारा नहीं लगाया जाए, उसको वेलकम किया जाए और देखा जाए कि बातचीत का नतीजा क्या हुआ। तो इसलिए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का जो विजिट चल रहा है उसको वेलकम करें, उसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें कि ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा कि मुश्किलें आस्ते आस्ते। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का जो विजिट चल रहा है उसको वेलकम करें, उसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें कि ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा कि मुश्किलें आस्ते आस्ते घटती रहेंगी। ये नहीं होगा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ये होगा एक एक्सप्लोरेटरी विजिट, क्योंकि बीच में एक हाइएटस हुआ था, बीच में रुकावट आए थे, उसके बारे में बातचीत करने के लिए। थर्ड थिंग एंड फाइनल थिंग, इस पे मैं थोड़ी टिप्पणी करूंगा। मैं ज्यादा इसमें सहमत तो हूं ही नहीं, लेकिन विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर माय सीनियर कॉलीग एक टिप्पणी दूंगा। उन्होंने कहा भारतवर्ष का जो पॉलिसी है वो 90s से, वो है 9/11 के बाद से टेररिज्म को एक एम्यूनिशन की तरह यूज करना पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए। आई विल से द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे। पाकिस्तान का सपोर्ट फॉर टेररिज्म, और वो डिसएग्री करें तो करें पाकिस्तान साइड में, सिर्फ इस पैनल नहीं पूरी पाकिस्तान देश में, लेकिन हमारा कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता, सारी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है उसका सपोर्ट फॉर टेररिज्म यूजिंग टेररिस्ट स्टेट एसेट्स। यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस लग चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के नाम लिए हुए सैंक्शंस लग चुके हैं। तो इस पे मैं डिबेट पे नहीं जाना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जो बातें होंगी अभी इस्लामाबाद में और बाद में जब बातचीत आगे भी बढ़ेगी, ये सब्जेक्ट जैसे आपके तरफ से कश्मीर इज अ कोर इशू, वो बिल्कुल सही है, कश्मीर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू एंड इन एवरी बायलैटरल डायलॉग हमेशा कहा गया है कि ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग कश्मीर। ये नई बात नहीं है हमारे तरफ से। टेररिज्म इज नॉट गोइंग टू गो अवे अंटिल टेररिज्म गोज अवे। जस्ट अ कॉमेंट ऑन दैट। बिल्कुल, ये इस पर एक कॉमेंट मीर साहब आपके पैनल से हम चाहेंगे। जी शमशाद साहब, ये जो उनकी इंडियंस की रिजर्वेशन है, ऑब्वियसली यू नो देयर एंटाइटल्ड टू द रिजर्वेशंस, लेकिन इस रिजर्वेशन को इन द कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस भी लगी हैं। आर दी सैंक्शंस बिकॉज द पाकिस्तानीज हैव नॉट टोल्ड द अमेरिकन पॉलिसीज? देखिए, मैं समझता हूं कि आपके मेहमानों और हमारे दरमियान कोई इस वक्त बहस की गुंजाइश नहीं है, आर्गुमेंट की। बुनियादी तौर पर विजिट हो रहा है कल से, और हमें उस विजिट के बारे में बात करनी चाहिए। और जहां तक इन्होंने टेररिज्म के हवाले से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उस पर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जाहिर है कि हमारा अगर पॉइंट ऑफ व्यू एक होता तो फिर आज हमारे कोई झगड़े भी ना होते, कोई इख्तलाफात ना होते, आज ये मुश्किलात भी ना होती। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, जिस वजह से अब फॉरेन सेक्रेटरी साहब यहां आए हैं। हालांकि वो सार्क के कवर में आए हैं, मगर सारी दुनिया तवक्को कर रही है कि इंडिया पाकिस्तान मसाइल पर बात होगी, लेकिन उसको भी छोड़ दीजिए। अब ये है कि ये जो इस दौरे के नतीजे में जो कुछ भी होगा, उससे अगर थोड़ी बहुत बर्फ पिघल जाए तो शायद आइंदा के लिए रास्ते खुल जाएं, और इस पर उम्मीद रखनी चाहिए। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रवैये अपनाने चाहिए। और मैं इस वजह से मैंने जिक्र नहीं किया था, मैंने तो एक तनाजुर पेश किया था शुरू में कि 4 रियलिटीज हैं जिनके पैराए में आपको देखना होगा। इंडिया पाकिस्तान पर कोई गुफ्तगू उस वक्त तक नामुकम्मल रहती है जब तक आपको उन 4 हकायक की कॉम्प्रिहेंशन ना हो। वो करके बात खत्म हो गई। अब मैं किसी बहस में पड़ना नहीं चाहूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा, अपने इंडियन दोस्तों के साथ मिलकर ये उम्मीद करना चाहूंगा कि जयशंकर साहब का पहला दौरा है और ये बेसिकली एक एक्सप्लोरेटरी विजिट है, और मीडिया को खास तौर पर हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। असल मसाइल पैदा किए जाते हैं जब मीडिया बीच में
पड़ता है। जब मुझे याद है अपने तो हम तो बाकायदा एक एज ए मैटर ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों इंडियन और पाकिस्तानी हम लोग पहले से अपनी मीडिया पॉलिसी तय करते थे। मैं अपने आपके तवज्जुह से आज अपने इंडियन दोस्तों को कहना चाहूंगा कि पूछ ले वो उस जमाने में हम लोग पहले से मीडिया पॉलिसी तय करते थे कि हमने किस हद तक मीडिया को अपने अंदर आने देना है, और खुशकिस्मती थी कि हमने मीडिया को अपने अंदर नहीं आने दिया। और सच्ची बात पूछिए कि दोनों साइड बिल्कुल 97 में हमने एक प्रोसेस शुरू किया डायलॉग का, जून 97 में हमने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो जब आप मीडिया को एक बीच में डायलॉग में स्टेक होल्डर बना देंगे तो फिर तो क्योस ही क्योस होगा, लेकिन तरह तरह की कहानियां, तरह तरह की स्पेकुलेशन। तो मैं समझता हूं, मैं तो मुझे अगर पता होता कि आज आप इस किस्म की गुफ्तगू करवा, मुझे ऐसा लगता है मीर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो मेहमान हैं वो ये कह रहे हैं कि मीडिया के अंदर इस पर कोई चर्चा ही ना हो, कोई बहस ही ना हो, कोई बात ही ना हो और मीडिया स्टेक होल्डर ना बने। मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में मीडिया के अंदर अगर चर्चा होती है तो वो बिल्कुल जायज है और जस्टिफाइबल है। आरएसएन सिंह साहब कुछ कहना चाहते, फिर जावेद जी आपके पास। नहीं, मैं यही कहना चाहता था कि देखिए ऐसा नहीं है कि हालात बहुत बदले हैं 8-9 महीने के अंदर। और शमशाद साहब से मैं कहूंगा, देखिए आप डिप्लोमेट हैं, शायद कभी कभी आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को डिप्लोमेसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर पाते, वो शायद कोई और संस्था करती होगी। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अगर कोई फेलिंग रही है तो वो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में एक जो हार्मनी होता है वो कभी नहीं मेंटेन हुआ है। और इस 7-8 महीनों में आप शमशाद साहब को मालूम होगा कि कौन ऐसा इलाका है पाकिस्तान का जहां पर मतलब ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए, कत्लेआम नहीं हुए हैं, जहां पे इंटरनेसाइन स्ट्रगल नहीं चल रहा हो, जहां पे इनके जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं वो खतरे में नहीं है। तो ऐसे हालात में अगर थोड़ा इनवर्ड थोड़ा देखें और तब इसको अप्रोच करें तो शायद बहुत पॉजिटिव होगा। इसको केवल इसको एक्सटर्नल दायरे में अगर आप देखेंगे तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप थोड़ा इनवर्ड लुकिंग भी रहे इसमें, मेरी यही गुजारिश है। बाकी तो आपकी मर्जी है। आप जावेद साहब। नहीं, मेरे पास एक अहम सवाल है, लेकिन चक्कर ये है कि दोनों तरफ से, हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी ऑफिशियली लेवल पे इसकी मजम्मत होती है, इसको डिनाई करते हैं, दे लिव इन डिनाइल। अभी मैं परसों या कल या परसों का वाकया है कि जॉर्ज परकोविच साहब और एशली टेले साहब, जो कि वहां के एक थिंक टैंक के बड़े वो हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस को एक बात कही कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा साउथ एशिया में दुनिया में सबसे ज्यादा है, और उसका एक तरीका उन्होंने बताया कि वो क्यों हो सकती है। क्योंकि शमशाद साहब उस वक्त के आदमी हैं जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, और आप उस वक्त आपकी सरकार थी, उस वक्त आप उसमें बहुत अहम ओहदे पे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एशली टेलेस और परकोविच हवाई गोले दाग रहे हैं या वाकया है कुछ इसमें कि खतरा मंडरा रहा है, और उस खतरे को कम करने के लिए हम और आप क्या कर रहे हैं? ओके, क्यों जी शमशाद साहब। बिल्कुल, देखिए हमने तो दोनों मुल्कों की तरफ से एक प्रोसेस शुरू उसी वक्त कर दिया था। इनफैक्ट 98 में, जून 98 में जब सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी रेजोल्यूशन अडॉप्ट की जिसमें उन्होंने कंडेम किए थे न्यूक्लियर टेस्ट, पहले जो इंडिया ने किए उसके बाद जो पाकिस्तान ने कहे, यही सीक्वेंस बयान किया गया था सलामती काउंसिल की करारदाद में। तो उसके बाद हमने एक बाकायदा रिस्क रिडक्शन मेजर्स दोनों मुल्कों ने, इनफैक्ट फरवरी 99 में जब तारीखी लाहौर समिट हुई थी तो उस वक्त हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल पर, जिसमें न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन मेजर्स पर तय हुआ था, इत्तेफाक हुआ था। और उसको बाद में आने वाली हुकूमतों ने, मनमोहन सिंह साहब और हमारे तरफ से गिलानी साहब की हुकूमत ने उसको बाकायदा एक एग्रीमेंट की शक्ल दे दी थी। तो हम लोग इस बात से पूरी तरह कॉन्शियस हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद साजी के मजीद इकदामात की जरूरत है।
اور میں اس بات سے کسی حد تک اتفاق کروں گا جو جاوید صاحب نے ابھی بتایا، جو دو امریکنوں کی گفتگو کا ذکر کیا، اس کی وجہ ہے جو دنیا میں نے پہلے ہی آپ کو کہا نا کہ اب جو اس خطے کے مسائل ہیں they are no longer an exclusive concern of the region itself. They now have a global, ominous global dimension. تو یہ میں نے اسی وجہ سے کہا کہ اب خطے کے مسائل میں دنیا کو تشویش ہوتی ہے. اب یہ لائن آف کنٹرول پر جو سچویشن ہو رہی ہے، اس سے یقیناً دنیا میں تشویش ہو رہی ہے کہ دو نیوکلیر آرمڈ نیبرز ہیں، اور یہ واحد ایکویشن ہے تاریخ میں جو نیوکلیر ہوئی ہے انڈیا پاکستان، جو کولڈ وار کے بیک گراؤنڈ میں نہیں نیوکلیر ہوئی ہے. یہ صرف اور صرف باہمی تنازعات. چلیے امیر صاحب، آپ کے مہمان، آپ کے پینلسٹ نے جو چل رہا ہے LOC پر، انٹرنیشنل بارڈر پر جو سیز فائر وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان کی اور سے، اس کا بھی ذکر کیا. اور کل جو بات چیت ہوتی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں، اس کو لے کر پاکستان کس طرح کی کمٹمنٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، یا کیا اس کا رویہ رہتا ہے، یہ بھی اہم ہوگا. اس پر ہم چرچا کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہماری یہ خاص بحث جاری ہے. بھارت پاکستان کے بیچ بڑی بحث آپ دیکھ رہے ہیں. انڈیا نیوز اور لاہور میں دن نیوز کے اینکر اور ان کا پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. بھارتیہ ودیش سچو کل پاکستان جانے والے، کل وہ اسلام آباد میں ہوں گے. اور کیا بات چیت آگے بڑھے گی، کیا کہیں پر کچھ امید کی کرن دکھتی ہے دونوں دیشوں میں؟ سبھی سدھی ہوئی پرتکریائیں دے رہے ہیں، کسی کو بھی بہت زیادہ امید نہیں ہے. میر صاحب، بہت زیادہ امیدیں کسی نے نہیں پال رکھی ہیں، نہ آپ کے ملک میں نہ ہمارے ملک میں. آتنک کو لے کر ہمارا سٹینڈ ہے کہ آپ ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے میں ہماری مدد کیجیے. 26/11 کے جو بھی لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں ان کو بک کریے، آتنک کی روک تھام آپ کریے. یہ ہمارا سٹینڈ ہے. اور آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ آپ اٹھائیں گے بات چیت کے میں. آپ کے فارن آفس نے باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ میں کہا ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اور آپ کے ملک کے لوگ اور ہمارے دیش کے عام لوگ اور خاص طور سے جو سیما پر رہتے لوگ ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے کہ جو ہاسٹیلٹی جو وہ دیکھ رہے ہیں، جو سیز فائر وائلیشن وہ دیکھ رہے ہیں، کیا اس بابت کوئی سوچ پاکستان میں بن رہی ہے کہ اب اسے روکنا چاہیے؟ شیتل، یہ جو آپ کا سوال ہے بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ سیز فائر وائلیشنز، یہ سیز فائر وائلیشنز ہم کیسے کہیں کہ پاکستان نے کی ہے یا ہندوستان نے کی ہے؟ اس میں دونوں ملوث ہیں. اور آپ نے موڈیلٹی ایک وہاں ڈیفائن کرنی ہے کہ یا تو ایک نیوٹرل یونائٹڈ نیشن آبزرورز رکھوں، جو بھارت نے جس سے بھارت انکار کر چکا ہے، UN خود انکار کر چکا ہے، اور ہم نے آپ کو بلیم کرنا ہے، اور یہ گیم چلتی رہے گی. دیکھیں ایگزیکٹلی، تو اگر وہ کر دیتا ہے تو پھر ہمارا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دیٹ ہیز ٹو بی ریموو. میرا کوشچن آپ کے پینل کے ساتھ بھی ہے اور اس وقت شمشاد صاحب کے ساتھ بھی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈائلاگ جو ہے، لیٹس پٹ اٹ دس وے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا ہے، بٹ شوڈنٹ دا ڈائلاگ اسٹل کنٹینیو؟ دیٹ از دی امپورٹنٹ کوشچن وچ آئی وانٹ ٹو آسک فرسٹ آف آل شمشاد صاحب اینڈ دین یور پینل. جی پہلے لائن آف کنٹرول کے بارے میں بھی بات کر دوں کہ مسئلہ تو ہے نا، اور دونوں سائڈز کو چاہیے کہ وہ باہمی طور پر بھی مسئلے کا کوئی حل تلاش کرے. اور بہترین حل تو وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ UN آبزرورز ہیں، انڈیا اجازت دے دے ان کو اپنا فرض پورا کرنے. UN خود ہی اجازت نہیں دیتا. UN خود کہہ چکا ہے کہ ہم اس پہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. انڈیا کی اجازت کی بات نہیں. اور یقیناً جب تک وہ اس وجہ سے کہ انڈیا نے کبھی UN آبزرورز کے رول کو تسلیم نہیں کیا. تو جی اچھا، یہ تو کچھ تو اب یہ ہے کہ جہاں تک اس دورے کا تعلق ہے تو سب کو اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن اچھی امید کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے یا کوئی بہت بریک تھرو ہو جائے گا. وہ نہیں، ہمیں حقیقت پسندانہ رویہ رکھنا چاہیے. مایوسی ہوگی پھر. تو میں ہمیشہ میڈیا کو بھی یہی کہا کرتا ہوں کہ ہر مسئلہ کچھ ہو رہا ہو، الیکشن کہیں اور ہو رہا ہو، بغلیں ہم بجانی شروع کر دیتے ہیں. وہ خدا کے لیے کچھ صبر کریں، دیکھیں، آپ دونوں پارٹیز کو موقع دیں کہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے مسائل سن لیں اور آگے کا کچھ نقشہ بنا سکیں. تو کل یہی ہوگا. اور چونکہ یہ دورہ سارک کے کانٹیکسٹ میں ہے تو میں اپنی ایک رائے رکھنا چاہتا ہوں کہ ساتھ میں ہم کئی سالوں سے
एक तजवीज परसू कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से दस्तूर ये एक तजवीज है कि जिस तरह दूसरी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म बनाया गया है, उसमें आसियान है, वहां आसियान रीजनल फोरम है जो पॉलिटिकल मसलों को हल करने के लिए एक फोरम फराहम करता है। तो हमें अपने खित्ते में सार्क की सतह पर एक उसी किस्म का एक मैकेनिज्म चाहिए। तो सार्क के अंदर बाकायदा एक रीजनल पॉलिटिकल फोरम बना लें या रीजनल पॉलिटिकल मैकेनिज्म कोई तश्कील दे दिया जाए जिससे, और वैसे तो ये पाकिस्तान की तजवीज पर ही ये बात हुई थी कि सारे जब इकट्ठे होते हैं सार्क समिट पे सरबराहान, वो एक इनफॉर्मल रिट्रीट करते हैं, वहां आपस के मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं इनफॉर्मल, तो उसको इनफॉर्मल की बजाय ज्यादा सीरियस माइंडेड बना दिया जाए तो अच्छी बात। ओके शीतल, ये शिवशंकर साहब को सवाल है कि बीइंग लेट्स पुट दिस वे अ लिटिल बिट हेजिटेंट, और मैं कहूंगा ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट के अल्लाह ये ना करे, अगर ये टॉक्स फेल होती है, फेल तो नहीं होती है, लेट्स पुट दिस वे कि किसी इम्पास एक डेडलॉक होता है, बट शुड दिस डायलॉग प्रोसेस कंटिन्यू? क्यों शिवशंकर साहब? देखिए, इसका जवाब थोड़ा रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा। आपकी जो आपने जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेज किया उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कौन कहेगा कि डायलॉग होना ही नहीं चाहिए? जहां जहां आजकल विद द वर्ल्ड डिवाइडेड इन नेशन स्टेट्स, डायलॉग का ऑल्टरनेटिव बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग है, बहुत ज्यादा खतरमंद है, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो नंबर वन, मैं आपसे सहमत हूं कि इस पे डेफिनेशंस ना लगाया जाए। जैसे फॉर्मर एम्बेसडर, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद जी ने बोला, ये ब्रेक थ्रू की बातें अगर मीडिया ना करे, मीडिया को मैं दोष नहीं देता, सारी दुनिया ना करे तो ये अच्छा होगा। ये डायलॉग एक एक्सप्लोरेटरी है जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी इस्लामाबाद में गए हैं पाकिस्तान की व्यूज सोलिसिट करने, 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। वो हमारे देश की सिचुएशन, हमारे देश का पोजीशन स्टेट करेंगे, पाकिस्तान विल डू द सेम, और मे बी नॉट कुछ आगे स्टेप्स लेने का, अगर स्टेप्स भी ना हुए तो रोड मैप बना। ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। रियलिस्टिकली लेकिन ये कहना पड़ेगा कि अगर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट निकले या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में टॉक्स के बाद अगर कोई मेजर ब्रेक थ्रू या कोई ऐसा कुछ ना हुआ तो इसको फेलियर नहीं माना जाना चाहिए, डेडलॉक नहीं कहना चाहिए। बहुत ज्यादा उम्मीदें ना बांधें, और वो लग भी रहा है। टॉक्स हो रहे हैं, ये अच्छा है। लेकिन आपने जो मेन क्वेश्चन किया कि शुडंट द डायलॉग कंटिन्यू, आई विल गेट वेरी नॉट सिनिकल बट रियलिस्टिक हियर। देखिए, हमारे तरफ काफी लोग हैं, यू नो द वंस वी कॉल द पीस प्रोसेस। शिवशंकर मुखर्जी जी, मैं खत्म कर रहा हूं बस एक सेकंड में। उसमें कहते हैं कि देयर शुड बी एन अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जैसे हमारे एमपी मनी अय्यर फॉर्मर मिनिस्टर ने भी कहा था। लेकिन मेरा ये कहना है कि लुक, दिस आई हैव टू से फ्रॉम द इंडियन साइड, I would love to have an uninterrupted and uninterruptible dialogue with Pakistan, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये uninterrupted और uninterruptible hostility and export of terrorism वो कम हो जाए तो पहला संभव होगा। बिल्कुल, हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या होता है विदेश सचिव की इस यात्रा के बाद, सबकी नजरें इस पर होंगी, पाकिस्तान की भी, भारत की भी। फिलहाल पीजे मीर साहब और आपके पैनल का बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे पैनल का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बहस में इतना है, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी।